शीर्ष 5 कारण जिनके कारण भारतीय आहार और जीवन शैली मोटापे और मधुमेह का कारण बनती है। मेरा नाम डॉक्टर रावत। मैं भारतीय मूल का हूँ, इंग्लैंड में प्रशिक्षित हूँ, कनाडा में रहने वाला चिकित्सक हूँ जिसने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया है, वेट लॉस ग्रुप कोचिंग कॉम वेबसाइट का संस्थापक हूँ और वर्तमान में वजन कम करने और आंत्र रोग को ठीक करने के तरीके पर एक किताब लिख रहा हूँ। बैकग्राउंड यह है कि फिलहाल मैं छुट्टियों पर हूँ, यही वजह है कि इस वीडियो का बैकग्राउंड मेरे वीडियो के सामान्य बैकग्राउंड से काफी अलग दिखता है। मैं भारत में अपने परिवार दोस्तों से मिल रहा हूं और मैं वास्तव में उन सभी मोटापाजन्य वस्तुओं को देखने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूं जो मैं अपने आसपास देखता हूं, और मैं अपने अवलोकन आपके साथ साझा करना चाहता हूं और आपको शीर्ष 5 कारणों पर सलाह देना चाहता हूं कि भारतीय आहार और जीवन शैली मोटापे का कारण बनती है और मधुमेह जैसी चयापचय बीमारी का भी कारण बनती है। मैं 5वें से नंबर 1 तक पीछे चला जाऊंगा। सुनिश्चित करें कि आप अंत तक देखें क्योंकि नंबर 1 आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। लेकिन पहले हम छठे नंबर पर जाएंगे। मैंने इसे शीर्ष 5 में नहीं रखा है। इसका कारण ये है कि यह एक गैर परिवर्तनीय जोखिम कारक है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम संख्या 6 के महत्व को कम नहीं कर सकते हैं, और यह आपकी आनुवंशिकी है। अपने कोचिंग सत्रों में और अपनी पुस्तक में भी मैं मितव्ययी जीनोटाइप परिकल्पना के बारे में बात करता हूँ, जो कि परिकल्पना है जिसे मिशिगन में आनुवंशिकीविद जेम्स नील द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और इसमें वो इस बारे में बात करते हैं कि क्यों कुछ आबादी, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई, फिलिपिनो, लैटिनो मूल निवासी चयापचय रोग के प्रति संवेदनशील है। वे चमड़े के नीचे की परत जैसे अधिक सुरक्षित स्थानों के बजाय अधिक चयापचय रूप से सक्रिय और खतरनाक स्थानों जैसे पेट के आसपास यकृत और अग्न्याशय में पेट के आसपास वसा जमा करने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, और इसका कारण है बार बार पड़ने वाला अकाल और भोज चक्र। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डार्विनियन विकास के माध्यम से अकाल, कठिनाई और भोजन की कमी से बेहतर ढंग से बचे रहने के लिए अनुकूलित किया गया है, और यह पेट के चारों ओर ऊर्जा का भंडारण है जो उन्हें अकाल से बेहतर ढंग से बचे रहने में सक्षम बनाता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह एक अल्पकालिक आनुवंशिक दृष्टिकोण है। जीन लंबी उम्र के बजाय अल्पकालिक अस्तित्व को प्राथमिकता दे रहे हैं, और मेरी कोचिंग का हिस्सा और मैं अपनी किताब में जो सलाह देता हूँ वो ये है कि हम इसे कैसे उलट सकते हैं, क्योंकि जीन को बदलने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन आपको इस तरह से अनुकूलन करने की आवश्यकता है कि आप दीर्घायु प्राप्त कर सके। भले ही आपको 5वें नंबर पर सबसे अधिक दीर्घायु जीन का उपहार नहीं दिया गया हो, मैंने देखा है कि आबादी के कुछ उपसमूहों में प्रतिरोध व्यायाम, विशेष रूप से वजन न करने की प्रवृत्ति होती है। जब भी मैं ग्राहकों से इस बारे में बात करता हूं कि वे किस प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं, तो वे अक्सर योग के बारे में बात करते हैं, वे चलने के बारे में बात करते हैं, और जबकि कार्डियो और आइसोमेट्रिक व्यायामों की एक भूमिका होती है और निश्चित रूप से बिल्कुल भी व्यायाम न करने से बेहतर है। मैं न केवल महानगरों में बल्कि पूरे देश में प्रतिरोध व्यायाम, वजन और बहुत कुछ देखना चाहूंगा, न केवल पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी, क्योंकि मैं जुड़वां चक्र परिकल्पना के बारे में बात करता हूं कि मधुमेह और चयापचय संबंधी बीमारी कैसे होती है, और मुख्य रूप से इंसुलिन प्रतिरोध के 2 स्थान होते हैं जो एक ऐसे व्यक्ति में विकसित होते हैं जिनके पास आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है, और यह मांसपेशी इंसुलिन प्रतिरोध और यकृत इंसुलिन प्रतिरोध है। लीवर के भीतर इंसुलिन प्रतिरोध को उलटने के लिए आपको वसा से छुटकारा पाने की जरूरत है, जबकि मांसपेशियों के भीतर इंसुलिन प्रतिरोध से छुटकारा पाने के लिए आपको मांसपेशियों की मात्रा बढ़ाने और अपना व्यायाम बढ़ाने की जरूरत है। और इसलिए जब इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने की बात आती है तो प्रतिरोध प्रशिक्षण वास्तव में महत्वपूर्ण है, और मैं प्रतिरोध प्रशिक्षण को और अधिक आगे बढ़ते हुए देखना चाहूंगा। बेशक अपना योग और चलना जारी रखें, लेकिन हमें तस्वीर में वजन भी जोड़ने की जरूरत है। चौथे नंबर पर मैं बहुत अधिक मेहनत करने की प्रवृत्ति रखूंगा, जिसका मतलब है कि इस तरह से काम करना जो आपके सर्कैडियन चक्र को गड़बड़ा दे, जिसका
मतलब है कि आप देर रात तक काम कर रहे हैं, आप देर रात तक खाना खा रहे हैं और आप वे जीवन को सर्केडियन तरीके से देखने में सक्षम नहीं हैं। अपनी कोचिंग में और अपनी किताब में मैं सर्केडियन फास्टिंग के बारे में बात करता हूँ। उदाहरण के लिए, मैं उठने के 1 घंटे बाद नाश्ता करूंगा। मैं सूर्योदय के साथ उठूंगा और उससे 14 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाऊंगा। इसलिए उदाहरण के तौर पर यदि मैं सुबह 08:00 बजे नाश्ता करता हूँ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं शाम 06:00 बजे के बाद कुछ भी भोजन न करूं। शाम 06:00 बजे के बाद केवल पानी या शायद नींबू पानी या ग्रीन टी। ये आपके गतिविधि स्तर, आपके हार्मोन स्तर के साथ आपके कैलोरी सेवन से मेल खाएगा। और मैंने सर्केडियन जीवन और सर्केडियन उपवास पर व्यापक वीडियो बनाए हैं, और विशेष रूप से यहाँ भारत में मैं सर्केडियन चक्र में काफी महत्वपूर्ण व्यवधान देखता हूँ, जो हार्मोन में गड़बड़ी करता है और लोगों को अत्यधिक वजन, ऊर्जा के उपयोग के बजाय ऊर्जा का भंडारण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जो अंततः इसका मूल कारण है। चयापचय रोग। तीसरे नंबर पर मैं परिष्कृत अल्ट्रा प्रोसेस्ड अनाज की अत्यधिक खपत को रखूंगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको हलवाई और मिठाई की दुकानें दिख जाती हैं। जब भी आपको नाश्ता दिया जाता है तो आपको बिस्कुट या किसी प्रकार का भारतीय नाश्ता मिलता है, और ये सभी कारखाने में बने अति प्रसंस्कृत परिष्कृत अनाज है। यहाँ तक कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तब भी लोग जिसे मिति या मिठाई नहीं मानते, वो सफेद चावल या सफेद नान ब्रेड या सफेद ब्रेड होती है। और मेरी किताब में यहाँ तक कि ये प्रसंस्कृत परिष्कृत अनाज भी है। अपने आहार योजना में मैं बाजरा, ब्राउन चावल जैसे साबुत अनाज की सलाह देता हूँ। और यदि आपको रोटी खानी ही है तो कुछ प्रकार की रोटी, जैसे कि अलसी के बीज वाली खट्टी रोटी, उदाहरण के लिए आपकी मानक प्रकार की रोटी से बेहतर होगी। इसलिए यदि कोई एक सलाह है जो मैं भारत में अपने ग्राहकों को देना चाहूंगा, तो आपको परिष्कृत प्रसंस्कृत अनाज की खपत पर ध्यान देना होगा और उसे कम करना होगा। दूसरे नंबर पर मैं देखता हूं कि खाने को बहुत ज्यादा तलना है। जैसे ही कोई खाना बनाना शुरू करता है, चाहे वो घर पर हो या किसी रेस्तरां में, सबसे पहले आप देखते हैं कि पैन के तल पर ढेर सारा तेल उबल रहा है, और इस तरह खाना तैयार किया जाएगा। और जो मैं लोगों को याद दिलाता हूँ वो ये है कि अगर सदियों पहले नहीं तो दशकों पहले हम इसी तरह से खाना पकाते थे। अगर आप हिमालय के पहाड़ी सुदूर इलाकों में बसे मेरे गांव में जाएं और किसी पार्टी में जाएं तो आपको खौलते तेल के बड़े बड़े कड़ाहे दिखेंगे और सारा खाना उसी में फेंका जा रहा है। लेकिन पुराने जमाने में हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे, हमारे पास एयर फ्रायर नहीं थे, कोई माइक्रोवेव या ओवन या धीमी कुकर या स्टीमर या तत्काल बर्तन नहीं थे, और हम खाना पकाने के इस पुराने तरीके पर निर्भर थे। साथ ही भोजन को कीटाणु रहित करने की आवश्यकता है, और उन दिनों भोजन को वास्तव में कीटाणु रहित करने का एकमात्र तरीका इसे फ्रायर में डालना और भूनना था। अब हमें समय के साथ, विज्ञान के साथ चलने की जरूरत है, और हमें इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने की जरूरत है ताकि हम भोजन को अधिक स्वास्थ्यप्रद तरीके से पकाने में सक्षम हो सके। जब आप भोजन भूनते हैं तो अच्छा भोजन भी, मान लीजिए कि आप मछली भून रहे हैं, अच्छे से बुरे में बदल जाता है। आप पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड को संतृप्त में बदल देते हैं, जो आपके लिए अस्वास्थ्यकर है, जिससे आपके रक्त कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होगी और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा, और फैटी लीवर भी बढ़ेगा, और फैटी लीवर के माध्यम से इंसुलिन प्रतिरोध में वृद्धि होगी। इसलिए एक चीज जो हमें करने की जरूरत है वह है खाना पकाने की अधिक आधुनिक तकनीकों को अपनाना और भोजन को तलना सीमित और कम करना। अपने आहार योजना में मैं आमतौर पर रविवार को एक धोखा दिवस की सिफारिश करता हूँ। इसलिए अगर आप पकोड़े और समोसे तलना चाहते हैं तो रविवार को ऐसा करें, वो ठीक है। मैं आपसे सन्यासी या सौंदर्यवादी जीवन जीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 7 में से 60 वर्षों में आपको अपने स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, और 7 में से एक दिन धोखा देने वाला दिन हो सकता है। और अब नंबर 1 पर
और यह बात आप में से कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन भारतीय खाद्य संस्कृति में नंबर 1 सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या घी, मक्खन और तेल का अत्यधिक उपयोग है। अब जब हम भोजन को तलने की बात कर रहे हैं तो तेल को हमने दूसरे नंबर पर छुआ है, जिसे कम करने की आवश्यकता है। लेकिन घी और मक्खन का ज्यादा इस्तेमाल एक बड़ी समस्या है। सबसे पहले क्योंकि यह एक ठोस वसा है, इसलिए इसमें संतृप्त वसा होती है, जो फैटी लीवर और रक्त कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के खतरे को बढ़ाएगी। लेकिन दूसरी बात, भले ही आप घी के फायदों के बारे में सोशल मीडिया पर मौजूद सभी गलत सूचनाओं पर विश्वास करें, और मैं यहाँ आते समय कुछ विज्ञापनों और होल्डिंग्स को देख रहा था, और उनमें अब भी घी आधारित त्वचा क्रीम है। यहाँ घी को इतना पवित्र माना जाता है क्योंकि हम हिंदू मानते हैं कि हमारी गाय एक पवित्र जानवर है, इसलिए गाय से प्राप्त होने वाली कोई भी चीज अच्छी ही होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश विज्ञान इसका समर्थन नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे गाय का मांस खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसी तरह खासकर उन लोगों के लिए जो 20 साल की उम्र पार कर चुके हैं। अब मैं बढ़ते बच्चों के लिए गाय के दूध की सिफारिश करता हूँ, क्योंकि इसमें ऊंचाई बढ़ाने के लिए दिखाया गया है, क्योंकि इसमें इंसुलिन जैसे विकास कारक होते हैं। और निस्संदेह बच्चे बढ़ रहे हैं, उनके पास एक मस्तिष्क है जो बढ़ रहा है, एक तंत्रिका तंत्र है जो बढ़ रहा है, उन्हें वसा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए मैं 20 साल तक के बच्चों के लिए घी, मक्खन और गाय के दूध से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन एक बार जब आप एक निश्चित उम्र तक पहुँच जाते हैं तो ये खाद्य पदार्थ, जिनमें बहुत अधिक संतृप्त वसा और इंसुलिन जैसे विकास कारक होते हैं, हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। और वास्तव में मैंने गाय के दूध और लाल मांस के हानिकारक प्रभावों पर एक पूरा वीडियो बनाया है। लेकिन मान लीजिए कि एक पल के लिए हम उन सभी गलत सूचनाओं पर भी विश्वास कर लेते हैं जो घी के तथाकथित लाभों के बारे में बात करती है। दिन के अंत में यह अत्यधिक कैलोरी वाला भोजन है। यदि एक टमाटर का कैलोरी घनत्व 150 किलो कैलोरी है, तो तेल और घी का कैलोरी घनत्व लगभग 8 से 9000 किलो कैलोरी है। एक चम्मच घी डालकर आप अपनी प्लेट में 8 या 10 सेब भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चाबी का वो एक चम्मच आपको बदले में वस्तुतः कोई तृप्ति नहीं देता है। जबकि फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दालें खाने से आपको मिलने वाली कैलोरी के बदले में बहुत अधिक तृप्ति मिलेगी। साथ ही आपको फाइबर और पोषक तत्व भी मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि आप मानते हैं कि आपको घी की आवश्यकता है क्योंकि आपको अधिक वसा की आवश्यकता है, तो ठीक है, आप इसे स्वस्थ वसा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में वर्णित करते हैं। आप इसे नट्स, बीज, जैतून, एवोकाडो, थोड़ी मात्रा में पौधे आधारित तेलों में प्राप्त कर सकते हैं। बेशक आपको तेलों से सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि आप इसे तलते हैं तो आप इसे खराब बना देते हैं। साथ ही इसमें कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है। लेकिन 20 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए घी और मक्खन खाना मोटापा बढ़ाने वाला है। और याद रखें, आखिरकार मोटापा बढ़ने का मूल कारण यही है। ऊर्जा संतुलन की समस्या। बहुत अधिक कैलोरी आ रही है, पर्याप्त कैलोरी का उपयोग नहीं हो रहा है, और यह आपके जिगर, आपके अग्न्याशय के भीतर वसा के रूप में ऊर्जा का भंडारण है, जो बदले में इंसुलिन प्रतिरोध और हर चीज के विकास का कारण बनता है, जिसे हम चयापचय सिंड्रोम के रूप में वर्णित करते हैं। चाहे वो फैटी लीवर, इंसुलिन प्रतिरोध, प्रीडायबिटीज, मधुमेह, कम टेस्टोस्टेरोन प्रतिरोधी हो, स्लीप एपनिया, हृदय रोग, स्ट्रोक, यौन रोग, परिसंचरण समस्याएं वगैरह। तो वह कुंजी जो आप खा रहे हैं और आपको बताया गया है कि वह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वास्तव में आपकी सभी चयापचय और वजन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं में एक बड़ा योगदान करता है। तो मेरे घर में हमारे बच्चों को कभी कभार घी मिलता है, लेकिन मैं और मेरी पत्नी हम घी नहीं खाते हैं। मेरे बच्चों को गाय का दूध मिलता है क्योंकि उनकी उम्र 20 साल से कम है, लेकिन मैं और मेरी पत्नी हम सोया दूध पीते हैं। और मैं यह नहीं मानता कि आमतौर पर वयस्कों को अपने घर में मक्खन घी रखने की जरूरत है। तेल के विषय पर भी आपको यथासंभव कम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे घर में हम तेल स्प्रे का उपयोग करते हैं, और कभी कभी अगर मुझे स्प्रे नहीं मिल पाता है
तो मैं तवे पर कुछ बूंदे डालूंगा और बारबेक्यू ब्रश का उपयोग करूंगा और इसे चारों ओर फैलाऊंगा ताकि यह एक बहुत पतली परत हो और हम जितना संभव हो उतना कम उपयोग कर रहे हैं। पहले से अधिक पानी डालें, अधिक टमाटर काटें, उस पर एक पैन रखें। इसे पकाने के लिए मुख्य रूप से भाप का उपयोग करें, तलने की क्रिया का नहीं, और आप कैलोरी सेवन में उल्लेखनीय कमी देखेंगे और यह आपके वजन और चयापचय स्वास्थ्य का काफी समाधान करेगा। समस्या तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। वेबसाइट weightlossgroupcoaching.com देखें। मैं वजन कम करने और मेटाबॉलिक रोग को दूर करने के तरीके पर एक किताब लिख रहा हूँ। ये कुछ महीनों में सामने आ जाना चाहिए। तब तक मैं आपको अगले वीडियो में फिर से देखूंगा। क्या आप अंतहीन वजन घटाने और वजन बढ़ने के चक्रों से थक गए हैं? क्या आप आखिरकार वो स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मेरे पास आपके लिए शानदार खबर है। मैं डॉक्टर रावत, 25 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले एक चिकित्सक, जिन्होंने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया, weightlossgroupcoaching.com के संस्थापक और सेट पॉइंट रीसेट डाइट प्लान का कारण ये है कि क्रैश डाइट लंबे समय तक काम नहीं करती है क्योंकि आपने हार्मोनल रूप से अपना रीसेट नहीं किया है। निर्दिष्ट बिंदु आपका चयापचय धीमा हो जाता है और आपका शरीर पुराने वजन पर वापस आने के लिए संघर्ष करता है। तो इससे पहले कि आप उस अगले क्रैश डाइट की सदस्यता लें, weightlossgroupcoaching.com पर क्लिक करें और 8 से अधिक जूम समूह वीडियो सत्रों में मैं आपको प्रशिक्षित करूंगा कि आप हार्मोनल रूप से अपने निर्धारित बिंदु को रीसेट करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आप न केवल अपना वजन कम कर सके बल्कि अपना वजन भी कम कर सके। अपना वजन कम रखें।